साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, जिनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहते हैं। इन विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा होती है और साथ ही हमारी कोशिश होती है आपके सवालों को, आपकी समस्याओं को हम कार्यक्रम में शामिल करें और साथ ही आपसे आप तक उन सभी समस्याओं का समाधान भी पहुंचाए, वो भी लाइव। यानी जैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे वैसे ही आपको तुरंत जवाब भी मिल जाएगा। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान। तो आज के विषय क्या है जिस पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल लेंगे। पहला विषय है, देखिए हमने बताया जैसे कि बीजे मसाला फसलों की देखभाल और सब्जियों की संरक्षित खेती का प्रबंधन किस प्रकार करें। बीजे मसालों की खेती काफ़ी लाभकारी हमारे किसानों के लिए हो सकती है। हमारे देश के अब मसालों की विदेशों में भी धूम है और किसान अगर इसकी व्यावसायिक तौर पर अच्छे से खेती करे तो काफ़ी लाभ भी ले सकता है। और इसी तरीके से अगर हम सब्जियों की बात करें, अब संरक्षित खेती से हमारे किसान वो सब्जियां साल भर उपलब्ध करा सकते हैं जो कि बेमौसम होती है और इसीलिए उन्हें अच्छे दाम भी मिलते हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें आप 8800520717। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल पता है यानी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं। और एक बार फिर से ये बात मैं आपके लिए दोहरा दूं कि यहाँ लाइव आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे आप सवाल भेजेंगे वैसे हमसे लाइव आपके सवालों को पढ़ेंगे या फिर फ़ोन के माध्यम से लेंगे और उनका जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। अगले 1 घंटे तक ये मंच आप किसानों के लिए है। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं जिनसे हम आज के विषयों के बारे में नई जानकारियां प्राप्त करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान भी लेंगे। उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र सिंह हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर से। अजमेर मसालों के लिए जाना जाता है, खासतौर पर अगर हम जीरे की बात करें तो वो वहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। और इस इंस्टीट्यूट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मसालों के क्षेत्र में, जो किसानों की तरक्की हो रही है या अलग अलग किस्मों की जो पहुंच किसानों तक बन रही है। तो इस पर भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मुर्तजा हसन सर हैं। सर स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। नमस्कार। और आप प्रधान वैज्ञानिक है संरक्षित प्रौद्योगिकी विभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आपसे हम सब्जियों की संरक्षित खेती का प्रबंधन किस प्रकार से करें। देखिए कई बार ये होता है कि ये तो आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से पॉली हाउस बनाए, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अलग अलग सब्जियों के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन प्रबंधन पर कई बार हमारे किसान फेल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि लागत तो बहुत हो गई लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रबंधन भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी मैनेजमेंट उसका किस प्रकार से करें ताकि लंबे समय तक स्ट्रक्चर चले और आपको अच्छी सब्जियों की भी प्राप्ति होती रहे, ताकि बाजार में अच्छे भाव भी मिले और आपको जिस आमदनी के साथ आप इसकी शुरुआत करते हैं सोच के साथ वो आमदनी भी आपको लगातार मिलती रहे। तो दोनों विषय पर विस्तृत चर्चा होगी और आपके सवाल भी लेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बीजे मसालों की बात कर लेते हैं। सर जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश के मसाले जो हैं वो तो विश्व भर में प्रसिद्ध है और भारत तो सबसे पहले जाना ही इसी के लिए चाहता था जी। जो विदेशों में ख्याति थी हमारे देश के मसालों के लिए ही थी। तो कितने महत्वपूर्ण है आज के समय में मसाले हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, हमारी एक पहचान भी है और किसानों के लिए भी। किसान भाइयों जैसे विदित है बीजीय मसाला फसलें हैं वो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जिनका वज़न है या आयतन है वो कम है, लेकिन उनकी जो इम्पोर्टेंस है केवल हमारे दैनिक जीवन में नहीं
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ, जिसकी किसान भाइयों को फ़ायदा मिलता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपन सीरियल्स के कंपैरिजन में इन फसलों की बात करें तो इनकी वैल्यूज़ है वो कई गुना ज़्यादा है, 5 से 6 गुना इनकी रेट ज़्यादा रहती हैं। और इन फसलों को क्या है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहाँ ज़मीन हमारी कमज़ोर है, जिसमें उर्वरा शक्ति कम है, उन क्षेत्रों में जहाँ पहले से हमारी हरेस कंडीशंस हैं, उन क्षेत्रों में इन फसलों की अच्छी तरह से उत्पादन लिया जा सकता है। जी। तो उसके कारण से इन फसलों का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। और इन क्षेत्रों में जैसे मैं लागत की बात करूं तो जीरे में काफ़ी कम लागत है। जैसे बाकी अगर सीरियल्स की कंपैरिजन में बात करें तो इसमें फसलों के लिए उर्वरक जो हमें चाहिए वो कम मात्रा में चाहिए, जी। मैनेजमेंट थोड़ा सही चाहिए, और बाकी का जो खर्चे हैं वो लागत कम होने के कारण से इनका जो BC रेशियो है, बेनिफिट और कॉस्ट रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो उसके कारण से किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्से हरियाणा के और हमारे जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में एरिया आते हैं, उनमें इन फसलों का इम्पोर्टेंस किसानों के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि जहाँ पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, शुष्क वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ भी बीजीय जो फसलें हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं और कहें कि वहाँ के लिए ही उपयुक्त हैं। तो शायद गलत नहीं होगा सर? हाँ, ऐसे जगहों पर भी काफ़ी अच्छा हम यहाँ उत्पादन ले रहे हैं और इन क्षेत्रों के लिए ये फसलें वरदान हैं, क्योंकि जो पारंपरिक अन्य फसलें हैं वो अगर वहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो ये जो हाई वॉल्यूम और हाई कॉस्ट, लो वॉल्यूम और हाई कॉस्ट वाली जो फसलें हैं, ये हमारे किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं। चलिए इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट ले लेते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी और सरसों आदि बीजीय मसाला फसलों में आते हैं। इन सभी की खेती देश के उन इलाकों में की जाती है जहां इनके लायक मौसम बढ़िया होता है। दरअसल बीजीय मसाले अर्ध शुष्क और शुष्क इलाकों में ही उगाए जा सकते हैं। जहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, वहां मसाले नहीं उगाए जा सकते। बीजीय मसालों की अच्छी पैदावार के लिए उनमें समसामयिक कार्य करना और उनकी देखभाल करना जरूरी है। खासतौर से कीटों से बीजीय मसालों की देखभाल जरूरी है। माहू या एफिड कीट की बात करें तो ये कीट खासतौर से धनिया, सौंफ, मेथी, जीरा और अजवाइन में लगता है। ये कीट छोटे, मुलायम, हरे पीले या भूरे काले रंग के होते हैं। ये कीट फसल के कोमल हिस्सों जैसे तना, पत्ती, फूल का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। माहू के प्रकोप से पौधे की बढ़वार रुक जाती है। अगर कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो पौधा मर भी जाता है। इस कारण उपज में भी कमी आ सकती है। इनके प्रबंधन के लिए समय से फसलों की बुआई करें। खेतों के पास उगी हुई खरपतवारों को साफ करें। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव भी कर सकते हैं। इनके अलावा परभक्षी कीटों जैसे लेडी बर्ड, बीटल का संरक्षण भी कर सकते हैं। वहीं थ्रिप्स का प्रकोप सौंफ में देखा जाता है। ये पीले भूरे रंग के होते हैं और पत्तियों का रस चूसकर नुकसान करते हैं। इस कीट से ग्रसित पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में पत्ते मुड़ जाते हैं। पौधा छोटा रह जाता है और पैदावार कम हो जाती है। थ्रिप्स कीट के प्रबंधन के लिए खेतों से समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। सर्दी के मौसम में पाला पड़ने की आशंका भी रहती है। ऐसी स्थिति में फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। पाले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। जीरा, धनिया तथा सौंफ में समय समय पर सिंचाई करें और इन फसलों में फूल आते समय नाइट्रोजन उर्वरक की शेष किस्त कतारों में देकर सिंचाई करें। तो बीजीय मसाला फसलों पर अभी हमने रिपोर्ट देखी। आगे आपके सवाल भी लेंगे और इनसे जुड़ी कुछ और जानकारियां हम हमारे जो मेहमान हैं उनसे प्राप्त करेंगे। और आज का दूसरा जो हमारा विषय है यानी सब्जियों की संरक्षित खेती का प्रबंधन, ये क्या है, कैसे प्रबंधन होता है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। मुर्तजा से क्या बताना चाहेंगे सर? सब्जियों की संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिसमें किसान भाई विभिन्न प्रकार की संरक्षित संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, शेड नेट है,
टनल टाइप ग्रीन हाउस है। इसमें जितनी भी उद्यानिक फसलें हैं और ख़ास करके जो सब्जी है, इसका उत्पादन सालों भर कर सकते हैं। फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर इस तरह की संरचनाओं में जब किसान भाई करते हैं तो इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है, सालों भर हो सकता है। और ख़ास करके आजकल जो ये जलवायु परिवर्तन का युग है, इसमें तरह तरह के जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से हों या बीमारी के कारकों हों, इन सभी को का अच्छा प्रबंधन किया जा सकता है। तो ग्रीन हाउस एक स्ट्रक्चर है, ये एक पूरी टेक्नोलॉजी है। इसी ज़रूरी है कि इस तरह की जो आधुनिक संरचना है या इस तरह की जो ये टेक्नोलॉजी है, इसकी पूरी मैनेजमेंट किया जाए, चाहे वो फसल का मैनेजमेंट हो, स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट हो, इसके अंदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट है, इसके अंदर लाइट है। अगर किसान भाई इन सभी बातों का अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो वो सालों भर अच्छी कमाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। बिल्कुल। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मैनेजमेंट स्किल को भी डेवलप करना, उसका भी विकास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ भी कर लें, अगर आप प्रबंधन उचित तरीके से नहीं करेंगे, किसी भी फसल की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। और फसल में नुकसान का मतलब है आपकी कमाई, आपकी जो आय है उस पर प्रभाव पड़ना। तो आइए देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। जब हम किसी फसल की पैदावार मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाते हुए यानी सुरक्षा प्रदान करते हुए करते हैं, तो उसे संरक्षित खेती कहा जाता है। हमारे देश में काफी संख्या में लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और खुले वातावरण में खेती करते हैं। लेकिन खुले में खेती के साथ ही अब संरक्षित खेती का आयाम भी बढ़ रहा है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, नेट हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल जैसी कई संरचनाएं आती हैं। संरक्षित खेती के तहत हम पौधों या फसल के पास में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए जरूरी होता है और जो हमारी परंपरागत खेती करने में संभव नहीं हो पाता। संरक्षित खेती में किसान पौधों के अनुसार वातावरण में बदलाव कर सकते हैं और इस बदले हुए वातावरण में वे साल भर बेमौसमी सब्जियों आदि का उत्पादन कर सकते हैं। किसान सब्जियों की संरक्षित खेती के तहत टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, हरी प्याज, सेम और मटर लगा सकते हैं। इनके अलावा चुकंदर, मिर्च, धनिया, बैंगन, भिंडी, करेला, शलजम, मूली, गाजर, अदरक और मिर्च आदि की खेती भी कर सकते हैं। दरअसल संरक्षित खेती के कई फायदे हैं। ये तकनीक फल, फूल और सब्जी फसलों की पैदावार के लिए अनुकूल है। संरक्षित खेती के तहत किसान ऑफ सीजन में उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। संरक्षित संसाधनों के तहत फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह की खेती में फसलों का प्राकृतिक प्रकोपों व अन्य कारकों से बचाव किया जाता है। संरक्षित खेती के द्वारा किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आपने ये रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि संरक्षित खेती के कितने लाभ हैं। चलिए अब बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और कॉल लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है। नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, हम आगे की खेती करते हैं। इनमें हमारी मिट्टी हल्की होती है, कुछ भारी मिट्टी होती है, कुछ जो है बलुई मिट्टी होती है। तो हमें कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए, इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? ठीक है सर। किसान भाई नंद किशोर जी ने बहुत पर्सन वो वैलिड पर्सन किया है कि जो मिट्टी है उनकी आसपास की खेत की जहाँ इनको खेती करनी है वो कैसी होनी चाहिए। तो जो दोमट मिट्टी है वो सबसे सर्वोत्तम बीज मसाला फसलों के लिए होती है। जहाँ चिकनी और भारी मिट्टी है, हैवी मिट्टी जिसको अपन क्ले सोइल बोलते हैं, अगर वो वाली मिट्टी है तो किसान भाइयों ध्यान ये देखना है कि आप पानी का निकास प्रॉपर हो।
ये बीज मसाला फसलें हैं, ये जो पानी ज़्यादा नहीं फ्लडिंग होती है, वो अगर स्टेगनेट वाटर रह गया, खड़ा हुआ पानी खेत में रह गया तो बहुत नुकसान होता होगा, जी। है। तो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। बाकी चिकनी मिट्टी में भी इन फसलों की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। बस वहाँ इश्यू यही आता है कि किसान भाई जो निकास है पानी का वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और उससे नुकसान उठाना कई बार पड़ जाता है। लेकिन दोमट मिट्टी है वो सर्वोत्तम है, और बाद में चिकनी मिट्टी जो हमारी क्ले सॉइल्स हैं उसमें भी इसकी खेती आसानी से हो सकती है, लेकिन आपको जो जल निकास का प्रबंधन है वो उचित होना चाहिए जी। इसके अलावा मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 के बीच में हो, और इससे वो सॉइल की 1 से नीचे हो तो बहुत अच्छी है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जो क्षार की क्षमता है मिट्टी के अंदर वो कम से कम हो तो बहुत अच्छा उत्तम मानी जाती है। तो 1 से नीचे ईसी हो, पीएच से 6.5 से 7.5 हो, और मिट्टी चाहे क्वालिटी कैसी हो उसमें वाटर स्टेगनेशन नहीं होना चाहिए, जी सर, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। विपिन है हमारे साथ दर्शक, सागर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। विपिन जी बताइए क्या प्रश्न है? जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि संरक्षित खेती की शुरुआत करना चाहे अगर कोई किसान तो शुरुआती तौर में कितना खर्चा आता है इसको खरीदने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, ये बहुत दर्शक हमारे देखिए पहला सवाल यही होता है कि क्या ये पॉली हाउस या अलग अलग जो संरचनाएं हैं जो हम संरक्षित खेती की बात करते हैं, क्या ये बहुत महंगे होते हैं और कितना खर्चा आता है, कितने से शुरुआत करना चाहिए? विपिन जी, आप संरक्षित खेती की जो शुरुआत कर सकते हैं वो आप एक टनेल नुमा ग्रीन हाउस वो आप 5 से 10 हज़ार रुपए में भी बना सकते हैं। ये लगभग 50 मीटर स्क्वायर का होगा। आपको मार्केट से आधा इंच का जीआई पाइप लेना है, ठीक है? आधा इंच का जीआई पाइप 20 फीट का पाइप होता है। आप 4-5 पाइप ले लीजिए, उसको अर्ध चंद्रमाकार आकार में वर्कशॉप में बनवा ली मुड़वा करके, और उससे आप एक छोटा सा टनेल नुमा ग्रीन हाउस खुद बना सकते हैं। तो शुरुआत आप बिल्कुल 5-7 हज़ार रुपए में आपको कुछ पाइप चाहिए और कुछ प्लास्टिक्स चाहिए ग्रीन हाउस की, या अगर प्लास्टिक ना मिले तो आप नेट लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी जो आप व्यावसायिक तौर पर आप शुरुआत करने के लिए सरकार की बहुत अच्छी मदद है। आप जहां पर भी हों, आप अपने जिला कृषि अधिकारी और जिला उद्यानिक अधिकारी से मिलिए, और आपको उसमें लगभग 50% सब्सिडी केंद्र की तरफ से है, बाकी राज्य की तरफ से भी है, तो आपको सब्सिडी भी उपलब्ध मिल जाएगी, और आप कोई निकटतम केवीके भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट शुरुआत के लिए आप एक बहुत 50 मीटर स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा ग्रीन हाउस, टनेल नुमा ग्रीन हाउस आप बना सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। अगर और भी कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद ही इन दोनों विषय पर यानी बीज मसाला फसलों की खेती और संरक्षित सब्जियों की खेती के प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे और आपकी कॉल्स मिलेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के दोनों विषयों के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। आज हम बात कर रहे हैं बीजीय मसाला फसलों की खेती के बारे में और साथ ही कैसे संरक्षित खेती यानी खासतौर पर सब्जियों की संरक्षित खेती का प्रबंधन करें, उचित प्रबंधन करें। कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही ईमेल करने की भी सुविधा है। सभी सवाल लाइव आपके कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। अब बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। मुर्तज़ा जी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि पहला ही सवाल था कि कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, और जो नए दर्शक देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि ये जो प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक बार सेटअप लगा लिया, उसके बाद प्रबंधन से जुड़ी मुख्य बातें कौन कौन सी है? चरण वाइज हम इसको चरणबद्ध तरीके से डिस्कस करते हैं। जी, सबसे मैनेजमेंट के हिसाब से संरक्षित खेती में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक संरचना है तो इसके डिज़ाइन के हिसाब से ध्यान रखना है कि खास करके अभी उसके जो पॉली हाउस है या ग्रीन हाउस है उसके बाहर भी खरपतवार ना हो, अंदर तो बिल्कुल ही ना हो। और इस समय खास करके ध्यान रखना है, जबकि दिसंबर का महीना है, कि आपका जो शेडनेट है वो शेडनेट बंद हो। क्योंकि अभी ये होता है कि 3 से 4 घंटा अच्छी सूरज की रोशनी आती है, तो सवेरे से लेकर करके शाम तक में सूरज की रोशनी आपके संरचना के अंदर अच्छे तरीके से आनी चाहिए। शाम के समय जब टेम्परेचर जैसे जैसे घटता जाएगा उस समय आप कोशिश कीजिए कि अपने संरचनाओं को चारों तरफ से पॉलीथीन से गिरा के बंद कर दीजिए। अंदर में साफ सुथराई रखिए और ये भी ध्यान रखिए खास करके क्योंकि कि अंदर में वाष्पीकरण कम होता है, तो ड्रिप सिंचाई द्वारा और फर्टिगेशन द्वारा जो पानी और खाद है उसकी नियंत्रित मात्रा आपके फसल में जाती रहे। और जो फसल के प्रबंधन है, जैसे जो भी अभी सब्जी वर्ग की फसल लगी हुई है, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, खीरा है, इसमें अभी फूल और फल का समय चल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि साफ सुथरा हो, ब्रांचिंग सही तरीके से हो, पॉलिनेशन का अगर ज़रूरत है तो उसका प्रबंध हो। ये सब चीज़ का भार अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो मैनेजमेंट के हिसाब से खास करके स्ट्रक्चर का मैनेजमेंट, क्रॉप का मैनेजमेंट, पानी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, इन सब बात का किसान भाई अगर करेंगे तो इस तरह की खेती किसान भाई के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जी, राम जी लाल एक दर्शक है हमारे साथ, आइए उनका हम प्रश्न ले लेते हैं। राम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? जी, जीरे की खेती करना चाहते हैं, आगे बताएं। मैं जीरे की खेती करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कौन सी मौसम में लगेगी? हरियाणा में हो सकती है क्या? हाँ किसान भाई, आपने बहुत ही जो प्रश्न है इतना वैलिड है कि क्या हरियाणा में जीरे की खेती कर सकते हैं क्या? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था, इन फसलों के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्लाइमेट है वो चाहिए, वातावरण है वो उसमें नमी नहीं हो। हरियाणा में हमारे ज़्यादातर हिस्सों में एक तो कोहरा और नमी, ह्यूमिडिटी, और यमुनानगर में स्पेशली क्योंकि गंगा और यमुना का जो बेल्ट है उसके आसपास के एरिया में दोनों में ह्यूमिडिटी, नमी है वो ज़्यादा रहती है, पानी की मात्रा भी ज़्यादा है और प्लांट और वेजिटेशन ज़्यादा होने के कारण से वातावरण में नमी हमेशा ज़्यादा बनी रहती है। तो जीरा आप लगाने के बाद में इसमें जिस टाइम फ्लावरिंग होती है आपकी वेजिटेटिव स्टेज तक ये फसल बहुत बढ़िया आएगी, लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग चालू होगी उस टाइम ह्यूमिडिटी और नमी ज़्यादा होने के कारण से इसमें 2-3 बीमारियां आती हैं। जैसे एक ब्लाइट जो डिजीज़ है जिसको हम झुलसा रोग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा एकदम फसल को पूरा ही ख़त्म कर देती है, तो वो आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको यमुनानगर क्षेत्र के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जीरे की खेती करें। आप धनिया की खेती यमुनानगर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सौंफ की खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मेथी पत्ते के लिए और दाने के लिए दोनों बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जीरा आपके यहाँ नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई जीरे की जिसके बारे में वो जानना चाहे थे हमारे दर्शक। और सर अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो हम बीजे मसाला फसलों की खेती की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग जगहों से दर्शकों के कॉल आ रहे हैं जो इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। तो किस तरीके से इसकी खेती की जा सकती है, मुख्य बातें कौन सी होती है जब भी आप किसी बीजे मसाला फसल का चुनाव करें तो उन्हें ध्यान में रखें? किसान भाइयों, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं आपके यहाँ।
तो शुष्क और अर्ध शुष्क जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो, नमी कम हो वातावरण में, पहला रिक्वायरमेंट ये है। दूसरा, आपका जो फसल की मेच्योरिटी और जिस टाइम दाना बन रहा होता है उस समय इन फसलों को ठंड चाहिए, शुष्क ठंड चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपकी बीमारियां ज़्यादा आएंगी और कीटों का प्रकोप है वो ज़्यादा होगा, तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो शुष्क के साथ साथ ठंडी जो जलवायु है, तापमान है वो कम हो, मेच्योरिटी और दाना बनने के टाइम, वो इन फसलों की रिक्वायरमेंट है। और तीसरा जो मुख्य आता है कि मिट्टी किस तरह की हो, तो दोमट मिट्टी है वो बहुत सर्वोत्तम है। उसके अलावा चिकनी मिट्टी में जल निकास की व्यवस्था हो। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान अगर अपन रखते हैं तो उस क्षेत्रों में इन फसलों की खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, तो अच्छे तरीके से खेती की जा सकती है। कुछ मुख्य बातें जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है हमारे दर्शकों के लिए अगर वो अच्छे रिजल्ट चाहते हैं। कुछ हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आए हैं। अंकुर सहाय सर हमारे दर्शक, ये भी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। ये जानना चाहते हैं संरक्षित सब्जियों की खेती के बारे में। संरक्षित खेती से संबंधित कोई सरकारी योजना है तो उसके बारे में ये जानकारी चाहते हैं जिससे इनके गाँव के किसानों का लाभ हो सके। तो अपने गाँव वालों के बारे में भी सोच रहे हैं जी। देखिए किसान भाई, संरक्षित जो खेती है इसको प्रोत्साहन के लिए सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, और जो एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है काफ़ी बड़ा, उसके तहत किसान, पूरे देश के किसान भाइयों को सब्सिडी उपलब्ध है। और किसान को अपने जिला उद्यानिक अधिकारी, आप याद रखिए जिला उद्यानिक अधिकारी को संपर्क करना है। और जिला उद्यानिक अधिकारी आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में 50% सब्सिडी ये भी केंद्र की तरफ से है और लगभग 30 से 40% राज्य की तरफ से, तो अच्छी खासी सब्सिडी उपलब्ध है। चाहे वो ग्रीन हाउस को बनाने में हो, नेट हाउस को बनाने में हो, शेड नेट में हो। और दो तरह का मॉडल खास करके इसमें बहुत ही प्रचलित है, 1000 वर्ग मीटर का मॉडल और एक 4000 वर्ग मीटर का मॉडल। तो इन दोनों मॉडल के बीच में काफ़ी सब्सिडी भी उपलब्ध है, इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर आप इस तरह के मॉडल को देखना चाहते हैं तो वहाँ से, तो आप अपने निकटतम केवीके जो है कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ भी जाकर के इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, एक और सवाल आया है संरक्षित खेती से जुड़ा हुआ सवाल है, तो वो भी साथ साथ ले लेते हैं। और हमारे दर्शक हैं राजेश कुमार राजस्थान से। ये जानना चाहते हैं कि अगर ये पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करते हैं तो क्या इसमें नैनो यूरिया, नैनो DAP का इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस अनुपात में, डोज क्या होनी चाहिए? देखिए अभी इस पर शोध चल रहा है, लेकिन सबसे पहले तो अगर ये अपने पॉली हाउस में कोशिश करें कि ये इसमें अपने ड्रिप सिंचाई लगा लें। और ड्रिप सिंचाई के बाद जो आप जो इन्होंने फर्टिलाइजर के बारे में पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अभी नैनो ना लगा करके अभी आप इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, आपको ये याद रखना है। वाटर सॉल्युबल बहुत सारे अच्छे फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं जो कि आपके पॉली हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वाटर सॉल्युबल, इवन यूरिया जो है ये भी वाटर सॉल्युबल है, DAP वाटर सॉल्युबल नहीं है, याद रखिएगा। आप यूरिया दे सकते हैं, 19-19-19 दे सकते हैं, यूरिया फास्फेट दीजिए 1744, ठीक है ना। पोटाशियम सल्फेट SOP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर के बहुत सारे अच्छे रेंज हैं जिनका संरक्षित खेती में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। बट इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ड्रिप सिंचाई पद्धति हो। ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा आप अभी फिलहाल आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। जी, हुक्म सिंह है दर्शक, आइए उनका भी सवाल लेते हैं। जी हुक्म जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो हेलो जी, नमस्कार हुक्म जी, बताइए सवाल क्या है? मैडम जी, खेती कर रही हूँ। जीरा की खेती करना चाहते हैं? कर रखी है, आपने की हुई है? अच्छा, समस्या क्या है? एक बार फिर से सवाल दोहराइए, सवाल समझ नहीं आया सर। जीरे की खेती की हुई है, इसमें पानी लगने के कारण। अच्छा, किसान भाई कह रहे हैं जब पानी लगाते हैं तो उसमें उकटा रोग इसमें आता है, जो जीरा है या सौंफ है या जड़गलन और उकटा रोग जिसको विल्ट बोलते हैं, ये बीमारियां जीरे में ज़्यादा आती है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, अधिक मात्रा में आप देते हैं तो, और या फिर क्रॉप रोटेशन अगर आपने सही नहीं फॉलो किया है, जैसे फसल चक्र बोलते हैं अपन, अगर फसल चक्र आपने सही अपना रखा है तो ये बीमारी कम आएगी। और साथ में ध्यान ये देना है कि अगर ये आ भी गई तो आपने सीड ट्रीटमेंट किया नहीं किया, जैसे ट्राइकोडर्मा एक कल्चर आता है, उससे सीड ट्रीटमेंट करने से इस बीमारी का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत बीमारी आ गई भी है तो जो कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड हैं, जैसे हम कार्बेंडाजिम नाम का फंजीसाइड है या टेबुकोनाजोल जो फंजीसाइड है,
अगर कार्बेंडाजिम आप ले रहे हैं तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर और उसका जड़ों के अंदर ड्रेंचिंग करनी है, तो ये उकटे रोग को एकदम कंट्रोल कर देती है। अगर आप टेबुकोनाजोल ले रहे हैं तो 0.3 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसको लेना है और वही ड्रेंचिंग के हिसाब से स्प्रे करना है। तो ये टोटली जो उकटा रोग है या जड़ गलन रोग आती है, इनको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप अभी जैसे पानी की मात्रा है वो कम कर दें और पानी देते वक्त आप ट्राइकोडर्मा कल्चर है उसको जरूर साथ में दें, तो जो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उसमें ज़मीन में है तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो उसको ध्यान में आपको देना है, ट्राइकोडर्मा कल्चर है उसका उपयोग करें। और साथ में अगर ज़्यादा बीमारी है तो आप तुरंत प्रभाव से अपना जो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको, तो उसका स्प्रे करें और ड्रेंचिंग करनी है उसकी। जी सर, एक सरसों पर भी सवाल है जी। सर ले ले सवाल सरसों का। हाँ। तो ये हमारे दर्शक हैं, इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से सवाल भेजा है और ये कह रहे हैं कि सरसों की इनकी फसल बढ़ नहीं रही है, क्या वजह हो सकती, क्या करें, कम बढ़ रही है। देखो किसान भाइयों, सरसों में जो बढ़वार का है वो आपकी फर्टिलाइजर डोज क्या डाली है आपने और स्प्रे क्या किया है, साथ में बुआई का समय इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बुआई का समय है। इस बार कुछ किसान भाइयों ने ज़्यादा अगेती फसल लगाई है और उस टाइम में जिस टाइम बुआई कर रहे थे उस टाइम तापमान ज़्यादा था। जमाव के हिसाब से जो तापमान होना चाहिए था, जैसे सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस वर्ष की मैं बात करूं तो तापमान अधिक होने के कारण से जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। जी जी। तो उन फसलों में आप जैसे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है उसका स्प्रे, मैं बात करूं जैसे 19-19 जो पोषक तत्व है हमारा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है उसका, और माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं तो आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, और 19 जो हमारा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है तो वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके आप स्प्रे करें। और जो बेसल डोज है, अगर आपने सही मात्रा में सरसों की बात करें तो आपने जैसे लगभग बुआई के समय DAP डाली होगी, एक बैग है वो लगभग 45 किलो से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर वो आपने डाला है तो ज़्यादा असर इसमें ग्रोथ में अच्छा ग्रोथ आएगी। अगर वो नहीं डाली है तो आप तुरंत एक बार गुड़ाई के समय इसके अंदर DAP की जो बची हुई मात्रा है और यूरिया की जो 1/3 मात्रा है बची हुई, वो आप तुरंत प्रभाव से उसके अंदर दें और एक हल्की सिंचाई करें। तो उसमें बढ़वार अभी टेम्परेचर सही आया हुआ है और जो फर्टिलाइजर डोज देनी है इन फसलों में वो दे के और हल्का सा पानी दें। पानी भारी नहीं देना है क्योंकि अभी टेम्परेचर और डाउन आने की संभावना है, तो रेगुलर आपको एक इंटरवल पे पानी देना पड़ेगा जिससे पाले से नुकसान नहीं हो। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें, और हमारे पास और भी व्हाट्सएप सवाल आ रहे हैं। कुछ दर्शकों ने हमें तस्वीर भी भेजी है उनकी जो फसल में समस्या आ रही है उसकी, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ अभी और फिर वो सवाल भी हम लेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें बीजे मसाला फसलों की और साथ ही सब्जियों की संरक्षित खेती में जो सब्जियां की जाती हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार करें। कोई अगर आपके सवाल हैं आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, या फिर ईमेल से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सर एक व्हाट्सएप आया मेरे पास, जैसे भी ब्रेक में मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई, ये हमारे दर्शक हैं बानी सिंह राजपूत, और सरसों में सफ़ेद दाग है, ये क्या है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में ये किसान भाई थोड़ी सी मैं बता दूं, जिस टाइम आप फर्टिलाइजर डालते हैं अगर उस टाइम ओस है, कुछ किसान भाई जैसे टॉप ड्रेसिंग से यूरिया डालते हैं, जो मेरे को जो सिम्टम लग रहे हैं या तो टॉक्सिसिटी के ज़्यादा सिम्टम लग रहे हैं,
तो अगर ओस है और आपने यूरिया डाल दी और पत्तों पे वो थोड़ा सा भी रुक गया तो उससे फिर ये इस तरह के सिम्टम्स जो सफ़ेद रंग हो जाता है या जलने की शिकायत है वो आती है। तो आपको फर्टिलाइजर डालते वक्त ये ध्यान रखना है, टॉप ड्रेसिंग करते हैं स्पेशली जब खड़ी फसल में आप उर्वरक डालते हैं तो उस टाइम ध्यान रखना है कि फसलों की जड़ों के आसपास उर्वरक गिरे नहीं कि पत्तों के ऊपर। और इस टाइम जैसे नमी ज़्यादा रहती है और ओस ज़्यादा रहती है तो कुछ जो उर्वरक है वो पत्तों पे चिपक जाते हैं तो उसके कारण से भी नुकसान होता है। दूसरा एक जो मेरे को इसमें जो मार्जिन्स जो इनके किनारे जो पीले पड़ रहे हैं उसमें पोटास की कमी जो लग रही है, तो पोटेशियम का आप प्रॉपर मात्रा में प्रबंधन जरूर करें। अगर आपने पहले बुआई के समय दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो थोड़ी 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास है जो पानी में घोल के फसल में जिस टाइम आप पानी दे रहे हैं उसी टाइम उसमें घोल के आप दें तो वो भी पौधे को उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है सर, एक धनिया पर भी सवाल है, मैं जल्दी से भी ले लेती हूँ। धीरेन्द्र कुमार चौहान जौनपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है, धनिया की बुआई का सही समय क्या है, प्रजाति और खेती के लिए जमीन आदि की सही जानकारी चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया किसान भाई हमारे उत्तर प्रदेश से जानकारी लेना चाह रहे हैं। धनिया के लिए जो उचित समय की बात कर रहे हैं तो देखो धनिया दो तरह से हम ले रहे हैं, एक हरा धनिया पत्ते के लिए और एक है दाने के लिए। जो दाने वाली फसल है वो रबी की फसल है जिसमें हम अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसकी बुआई करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट है दिन का तापमान 30-32 डिग्री हो और रात का तापमान है वो लगभग 12 से 15 डिग्री 16 डिग्री तक हो या 18-20 डिग्री तक भी हो, लेकिन दिन का तापमान है वो 33-34 से ऊपर नहीं हो। तो ये तापमान की कंडीशन जब आ जाती है तो ये धनिया की आप बुआई कर सकते हैं। गर्मियों में जो हम ऑफ सीजन का धनिया लेते हैं केवल पत्ते के लिए, उसकी वैल्यू हमारे किसान भाइयों को कई गुना मिलती है। मैं बात करूं तो गर्मियों में जैसे हर वर्ष आप देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4-5 महीनों में धनिया जो पत्ते के लिए हम लगाते हैं उसकी रेट रहती है लगभग 40-50 रुपये से लेके 150-200 रुपये प्रति किलो। हरे पत्ते की रेट की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि दाना है हमारा 65 से 70 रुपये किलो बिकता है। तो दाने के लिए आपको फसल लगानी है तो आप अक्टूबर के महीने में लास्ट वीक जो अक्टूबर का उसमें इसकी बुआई करें। और अगर आप धनिए को पत्ते के लिए लगा रहे हैं तो साल भर इसकी कोई भी वेराइटी जो इसमें पत्ता ज़्यादा हो, फोलेज ज़्यादा हो और बोल्टिंग जिसके हम कहते हैं कि फ्लावरिंग वो लेट हो। जैसे हमारी ज़्यादातर गर्मियों में फसलें हैं जो भी धनिया की वेराइटीज़ हैं, ज़्यादातर वेराइटीज़ हैं उसमें 35 से 40 दिन में फ्लोर आना शुरू हो जाता है जिससे उसकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। लेकिन हमारी एक वेराइटी है AGCR1 जो हरे पत्ते के लिए हमने तैयार की है, उसमें जो बोल्टिंग है उसमें फ्लोर है वो आता है लगभग 50 दिन बाद में। तो उस टाइम तक उसमें फोलियज बहुत अच्छी मात्रा में आ जाता है और पत्ता है वो उसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा है, सुगंधीय तेल है वो भी बहुत ज़्यादा है और पत्ते में चमक अच्छी होने के कारण से किसान भाइयों को उसकी रेट भी अच्छी मिलती है। तो आप वेराइटी का सिलेक्शन है वो दाने के लिए लगा रहे हैं तो अलग रहेगा और पत्ते के लिए लगा रहे हैं तो ड्यूल पर्पज वेराइटीज़ हैं वो लगाएं या जो केवल पत्ते के लिए हमारी वेराइटीज़ हैं ऑफ सीजन के लिए वो लगाएं। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई धनिया की खेती के बारे में, धनिया की फसल से जुड़ी खास बातें। आइए अब बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी सब्जियों की संरक्षित खेती। सर जैसे सरकार की उस योजनाओं के बारे में आपने बताया कि कैसे हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं और इसके अलावा जो हमारे किसानों के सामने एक समस्या आती है वो ये है कि मार्केट लिंकेज। तो जब ये बेमौसम सब्जियां होती हैं तो इसके बारे में भी कई बार उनके मन में आशंकाएं रहती हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए सबसे बड़ी संरक्षित खेती की सबसे बड़ी फायदा ये है कि किसान भाई ऑफ सीजन में और सभी कुछ खास करके सब्जी वर्ग की जितनी भी सब्जियां हैं इसको लगभग आप सालों भर पैदा कर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट किसान भाई को अच्छा कंसेप्ट है आजकल FPO का कंसेप्ट है कि किसान भाई, सरकार भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। किसान भाई हर गांव में फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में से जुटे, खुद भी बनाएं तो इससे उनको मार्केटिंग में बहुत मदद मिलेगी। किसी एक किसान के पास 1-2 पॉली हाउस होता है तो उनका वो सब्जी अगर वो जाता है तो उनको मार्केटिंग में दिक्कत होती है। लेकिन किसान भाई जो एक आधुनिक जो एक अप्रोच है कि वो अगर FPO से जुट करके अपना कार्य करेंगे तो उनका जो खास करके आमदनी है उसमें बहुत उनको फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि संरक्षित कृषि क्षेत्र के बहुत सारे नए आयाम आजकल आ गए हैं, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स खेती हो, सॉइललेस है, एरोपोनिक फार्मिंग है। इस तरह की खेती में चाहे वो पैदावार के हिसाब से हो, इनपुट यूज एफिशिएंसी के हिसाब से हो, किसानों भाई को जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है तो वो सालों भर मिल सकता है। तो इस किसान भाई अगर इस तरह के आधुनिक जो संरक्षित खेती के प्रारूप हैं इसको अगर अडॉप्ट करेंगे और FPO से जुटेंगे तो उनको हर तरीके से उनको
फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, तो हर तरह से फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे सरकार की तरफ से हो या फिर हमारा जो कार्यक्रम है, ताकि आप जागरूक रहें और आप सभी योजनाओं का जो नई नई तकनीक आ रही है, नई नई शैलियाँ आ रही है कृषि की, उनसे आप जागरूक हो सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। अब सर बीजे मसाला फसलों पर आते हैं। सर इससे जुड़ी और कौन सी खास बातें जिसका हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों, अभी जो समय है, जैसे ठंड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और टेम्परेचर अगर 0 या 0 के आसपास आता है और आपने बीजे मसाला फसलें लगा रखी हैं या दूसरी फसलें भी लगा रखी हैं, तो पाले का प्रबंधन अभी आपको तुरंत करना है। उस पाले के प्रबंधन के लिए मैं 3-4 प्रमुख बातें वो आपसे करना चाहूँगा। एक तो आप हल्की सिंचाई करें और दूसरा एक सल्फर का स्प्रे। सल्फर है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप सल्फर का भी स्प्रे करें, जिससे पौधा मजबूत होता है और जो उसमें पाले से लड़ने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जिन फसलों में आपने सल्फर का स्प्रे किया और जिसमें सल्फर का स्प्रे नहीं किया, उसमें आपको दिन रात का असर दिखेगा अगर पाले का इवेंट हुआ है तो। तीसरा, धुएं के लिए आप जैसे फसल के अवशेष बचे हुए हैं आपके फार्म में, खेत के चारों तरफ बाउंड्री के, जिस दिशा से आपके खेत में हवा आ रही है उस दिशा के विपरीत दिशा में आप इसमें धुआं करें। और स्पेशली रात के समय 10-11 बजे के बाद में वो जो कूड़ा करकट कचरा बचा हुआ है उसका हल्का सा अगर आप धुआं कर देते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो सल्फर का स्प्रे और धुआं और साथ में हल्की सिंचाई, ये कम लागत के तरीके हैं जिससे आप फसल को अपनी जो पाले से नुकसान होता है उससे बचा सकते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है जो आपका कॉमर्शियल ग्रेड होता है, उसका 0.1% का स्प्रे है, वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि फसल को मजबूती मिलती है और फसल के जो पत्ते हैं उसके अंदर जो क्रिस्टल बनते हैं बर्फ़ के पानी के जमने के कारण से, उनका जमना कम हो जाता है, उसके कारण से फसल को नुकसान नहीं होता है। तो अभी ध्यान आपको पाले से बचाने के लिए, और साथ में अभी इन फसलों में जैसे आप दूसरी डोज, एक डोज आपने बुआई के समय बेसल डोज दी थी और दूसरी डोज अलग अलग फसलों में, चाहे वो धनिया हो, चाहे मेथी हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे कलौंजी हो, चाहे सौंफ हो या जीरा हो, तो उसमें दूसरी डोज है जो आपकी उर्वरक की, स्पेशली यूरिया की जो 1/3 मात्रा है वो अभी आपको देनी है सिंचाई के साथ। और हल्की सिंचाई देनी है, भारी सिंचाई नहीं देनी है, क्योंकि वातावरण में नमी है जिससे कि बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप कम से कम हो। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि अभी क्योंकि देखिए काफ़ी ठंड धीरे धीरे बढ़ने वाली है और सभी फसलों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो सर इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल आपसे भी है कि संरक्षित खेती में जब ऐसी स्थिति हो जाती है, हालांकि संरक्षित होती है, आप काफ़ी हद तक टेम्परेचर भी इसमें रेगुलेट कर सकते हैं, तो उस वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, संरक्षित खेती में जो एक संरचना है, सबसे पहले इस बात को समझिए किसान भाई, और इन संरचना में जो खास करके जो कवरिंग मटेरियल है, जिसमें घास के पॉलीथिलीन है, तरह तरह के नेट हैं, तो किसान भाई इस तरह को ध्यान रखें कि वो पॉलीथिलीन नेट वो फटा नहीं हो, उसकी मुरम्मत सही तरीके से कर लें। जो संरक्षित संरचना में घुसने के लिए जो डोर होती है वो डबल डोर हो, वहाँ पर भी अच्छा प्रबंध हो, चाहे वो साफ सुथरे का हो, चाहे वो जिसे हम कहते हैं 2 डोर के डबल डोर सिस्टम, 2 डोर के बीच में हम एक ओपन स्पेस छोड़ते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बात जो है, चाहे कि वो संरचना का मैनेजमेंट हो, संरचना के अंदर साफ सफाई हो, कोई खरपतवार ना हो, इस तरह की छोटी छोटी बात किसान भाई अगर ध्यान रखेंगे तो एक कोशिश करें कि आपने संरचना के जो भी संरक्षित संरचना है उसके बाहर भी आपकी सफाई हो और अंदर भी हो, कोई खरपतवार नहीं हो। अंदर में खास करके भी ध्यान रखना है, जो कि स्ट्रक्चर चारों तरफ से बंद रहता है, पानी का निकास अच्छे तरीके से हो और ड्रिप सिंचाई की नियंत्रित मात्रा ही चले, और क्योंकि इसमें ज्यादा पानी देने की अभी आवश्यकता नहीं होती है, खाद की भी नियंत्रित मात्रा देनी है आपको। और अंदर में भी जो समय है जाड़े का, जैसे दिसंबर के मंथ में लगभग सभी फसल तैयार हो चुके हैं और इसमें जो फ्रूटिंग का समय है अभी नियंत्रित चल रहा है, तो नियंत्रित समय पर फसल तोड़ाई होती रही आपको। तो इन सभी बातों का किसान भाई अभी मैनेजमेंट रखेंगे तो आने वाले समय में खास करके उनको लंबे समय तक जो किसान भाई जो संरक्षित संरचना का प्रॉफिट है वो उसको ले पाएंगे। जी, सत्यवान एक दर्शक है रोहतक हरियाणा से, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। जी सत्यवान जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी, नमस्कार सत्यवान जी, बताइए क्या प्रश्न है? नमस्कार। नमस्कार सर। मैं पूछना चाह रहा था, सरसों जैसे फलियां लग रही हैं, तो उस पे कौन सा स्प्रे करें जैसे बढ़िया हो जाए? सरसों में फलियां लग रही हैं, अभी आप जानना चाहते हैं स्प्रे कौन सा करें? हाँ जी। और क्यों करना चाहते हैं स्प्रे? क्या जी? हाँ जी, बढ़वार के लिए। और अच्छी और बढ़वार हो।
ठीक है। हाँ, प्लेनोफिक्स नाम का जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका आपको स्प्रे करना होता है सरसों में। अगर फ्लोरिंग आपकी स्लो है तो, अगर फ्लोरिंग सही प्रॉपर आ रही है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। साथ में आजकल आपने देखा होगा कि ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ रूट ग्रोथ के लिए भी हमारे पास माइकोराइजा है, या रूट के बढ़वार के लिए आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे सरसों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में क्योंकि ये तेल वाली फसल है तो इसमें सल्फर का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे, और साथ में अगर फ्लोरिंग कम है तो प्लेनोफिक्स का स्प्रे आप कर सकते हैं। और मैं बात करूं माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करते वक्त आपको ध्यान रखना है ये 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अगर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो, चिलेटेड का मतलब होता है कि उसमें पूरा जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध मात्रा में है, तो उसका स्प्रे करते ही वो तुरंत प्रभाव उसको फसल पे उसका रिजल्ट मिलता है। तो चिलेटेड अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर्स आजकल अवेलेबल है सभी तरह के, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर है उसका स्प्रे करें, जैसे कि आपका जो वेजिटेटिव से फ्लावरिंग और फ्लावरिंग से सीड फॉर्मेशन स्टेज है उसमें उसका फायदा मिलता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे, साथ में सल्फर का अगर प्रबंधन आपने नहीं किया था प्रॉपर, जैसे जिप्सम नहीं डाली है या सल्फर वाले पोषक तत्व जमीन में आपने बेसल डोज के रूप में नहीं दिए हैं, तो सल्फर का भी एक बार स्प्रे, या सल्फर वाटर सोल्यूबल भी आ रही है फर्टिलाइजर के रूप में। और जो सल्फर हमारे बीमारियां भी इस समय हमारी सरसों में जैसे पाउडरी मिल्ड्यू इसमें बहुत ज़्यादा आती है, तो वो जो सल्फर का हम स्प्रे करते हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू को भी रोकेगी और साथ में सल्फर न्यूट्रिएंट है उसका भी पूर्ति पूरी करेगी। तो सल्फर का स्प्रे, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर का स्प्रे, और बाकी के अगर कोई पोषक तत्व की कमी है तो उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ ही हमें एक और ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार रहेगा। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं बीजीय मसाला फसलों की खेती की और साथ ही सब्जियों की संरक्षित खेती प्रबंधन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। एक कॉलर है अजीत कुमार है जिन्होंने हमें कॉल किया है। अजीत जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं अपना प्रश्न। हेलो जी अजीत जी, जी नमस्कार, बताइए प्रश्न बताएं। हमारे टमाटर लगाए जी, उसमें जो फूल है वो तो क्या, और टमाटर में क्या हो गया है सर? टमाटर ले पाएंगे सर? ठीक है। टमाटो का जो फूल जो है हाँ, उसकी डंडली पीली होती है, वो फूल खत्म हो जा रहा है। उसमें कौन सा स्प्रे करें जो बढ़िया फल निकले? सर जी, जो इनके बात से लग रहा है अजीत जी से कि इनको न्यूट्रिएंट खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट का इनको ध्यान रखना है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की आजकल के जो बना है इसमें होता है, जिसमें सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है, चाहे वो मैग्नीज हो, सल्फर हो, आयरन हो। इसकी डोज आप कोशिश कीजिए कि अगर आप 1 ग्राम प्रति लीटर आप लेकर करके इसका स्प्रे कीजिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसका भी आप ध्यान रखिए, खास कर करके टमाटर में इस समय जब आपका फ्लावर लग रहा है तो आपको फास्फोरस और पोटाशियम इसका ध्यान रखना है। तो फास्फोरस और पोटाशियम की नियंत्रित मात्रा देते रहिए और
कोशिश कीजिए कि इस समय जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट आप ड्रिप सिंचाई के द्वारा भी दे सकते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट की आपने बात की, तो जब इस तरह की समस्या आती है तो अक्सर हमारे किसान इसे पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि शायद इसमें दूसरे पोषक तत्वों के, मैक्रो पोषक तत्वों की कमी है, तो थोड़ा इसके बारे में बता दें। जी, देखिए खास कर क्या होता है कि हमारे किसान भाई खास कर करके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उस पर ध्यान रखते हैं, NPK का ध्यान रखते हैं, और इसमें वो कैल्शियम मैग्नीशियम भी छूट जाता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम का भी ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों को ज़्यादातर किसान सोचते हैं कि यूरिया डाल दिया, फास्फोरस डाल दिया, तो उससे काम हो जाता है, लेकिन उससे काम होता नहीं है। हालांकि हर खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट की नियंत्रित मात्रा होती है, लेकिन उसको सही समय पर देना भी ज़रूरी होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने कहा कि अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट को देना मुश्किल होता है, इसलिए मार्केट में आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट का बना बनाया घोल मिलता है जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की नियंत्रित मात्रा होती है। यह माइक्रो न्यूट्रिएंट वाटर सॉल्युबल होता है। इस माइक्रो न्यूट्रिएंट को किसान भाई पानी में मिला करके ड्रिप सिंचाई द्वारा दे दें या उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं उसको। जी जी बिल्कुल, तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, अब न्यूट्रिएंट्स की बात चली रही है, तो मैं मसाला फसलें जो है उनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? हालांकि आपने बताया कि अन्य फसलों के हिसाब से ये उतनी संवेदनशील नहीं होती है जी, ऐसी जगह पर भी हो जाती है जहाँ पर बहुत पानी नहीं है या फिर उतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं है। जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, देखिए आप फसल कोई भी हो उसमें सभी पोषक तत्वों की, उसको जो 17 पोषक तत्व हैं उसकी आवश्यकता होती है। जो सीरियल्स हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा है, वेजिटेबल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए उनको, लेकिन सीड स्पाइसेस जो बीज मसाला फसलें हैं क्योंकि उनका उत्पादन लेवल कम है तो उनको इन खुराक भी उनको कम चाहिए, लेकिन सभी पोषक तत्व इन फसलों को भी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है NPK, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर और पोटास, और उसके बाद में जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्षेत्र में। अगर मैं राजस्थान और गुजरात की बात करूं तो दोनों क्षेत्र में जिंक और आयरन है वो पूरी हमारी ज़्यादातर सॉइल्स हैं वो डेफिशिएंट है। तो जिंक है उसका आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और आयरन है वो लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट, ये पोषक तत्व दोनों आप इस फॉर्म में दे सकते हैं बुआई के समय। अगर आप बुआई के समय किसी कारण से नहीं दे पाए तो अब ये अवेलेबल है हमारे स्प्रे के रूप में। तो उसके अंदर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो उसको 1 ग्राम प्रति लीटर लेना है, लिक्विड फॉर्म में है तो 1 ml प्रति लीटर पानी में लेके उसका स्प्रे करना है। तो जिंक, आयरन और साथ में फिर मैंगनीज और मैग्नीशियम, और ये पोषक तत्व हैं जो ज़्यादातर एरिया में इनकी कमी पाई गई है, स्पेशली जो हमारी बीजे मसाला फसलें हैं या सब्जियां हैं, तो इनका आपको प्रबंधन सही करना जरूरी है इन फसलों के बढ़वार। एक बोरोन, जैसे सब्जियों की आप खेती कर रहे हैं तो बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण से, स्पेशली अगर हम बात करें गोभी वाली वर्ग की फसलें हैं तो उसमें बोरोन की डेफिशिएंसी से जो फूल है हमारा वो पीले रंग का होना शुरू हो जाता है या उसकी बढ़वार ही रुक जाती है। जी जी, क्वांटिटी उसकी बहुत कम चाहिए, कुछ माइक्रोग्राम में चाहिए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो एक कॉल है सर, सवाल ले लेते। रामता है जैसलमेर से, इन्होंने हमें कॉल किया। रामता जी, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। हेलो, नमस्कार, सवाल बताएं। जी रामता जी, कौन सी फसल के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैं के बारे में जानना चाहता हूँ। किसके बारे? ये एक्सपायर होता है नहीं होता है, और अभी मेरे जीरा बोया हुआ उसमें उसका उपयोग होता है या नहीं होता है? ट्राइकोडर्मा जीरा में, ट्राइकोडर्मा के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी हाँ जी जी हाँ, ट्राइकोडर्मा बहुत सही आपने कहा। ये बुआई के समय अगर आप देते तो उसमें जो उकटा रोग जो मैं बात कर रहा था शुरू में, तो उसके उकटा रोग जो आपके जीरे की फसल में बहुत ज़्यादा आता है तो उसको रोकता है, ये उकटा रोग को रोकता है। तो इसमें 2 तरह की हमारी इसका एप्लीकेशन है। पहला बीज को उपचारित करना और दूसरा ज़मीन में डालना। तो बीज को जब उपचारित करते हैं बुआई के समय तो उस समय आपको ध्यान रखना है, जैसे 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज है उसको आपको ट्राइकोडर्मा कल्चर से उपचारित करना था। उसके अंदर हमें थोड़ा गुड़ का आप घोल बना लें। जैसे अगर आपके पास 10 किलोग्राम बीज है तो 200 ग्राम के आसपास गुड़ ले लिया और आधा लीटर पानी ले लिया और उसमें उसको घोल लिया और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा कल्चर लगा के और उसको सीड को ट्रीट करके आपको बोना था। ठीक है। अगर वो उस जगह आपने ये नहीं किया तो अभी आप गोबर की खाद लें 50 किलो
और उसके अंदर ट्राइकोडर्मा का लगभग आधा किलो पैकेट लेके उसको पहले 10-12 दिन मल्टीप्लाई होने दें और उसके बाद में अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो बात हुई। हमारे एक और कॉलर थे जिन्होंने जानना चाहा था। अच्छा सर, अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो मुर्तज़ा जी कुछ और बातें जो आपको लगता है कि पॉली हाउस में खेती, सब्जियों की खेती से जुड़े हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए। किसान भाई देखिए, पॉली हाउस की खेती ये एक जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा इनपुट लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो ज़रूरी है किसान भाई इस पर ध्यान रखें। जी जी। इस खेती को एक व्यवसाय की तरह और एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करें। हर दिन पॉली हाउस में जाके देखना है और कि पॉली हाउस में क्या समय, कोशिश कीजिए कि अपने पॉली हाउस में चाहे वो आपका ड्रिप सिंचाई प्रणाली हो या फसल हो, उसको जाके देखिए। संरचना को देखते रहिए, संरचना में कोई ये नहीं हो, संरचना में क्लाइमेट मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, जो आपकी फसल लगी हो, और इस तरह की जितनी चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे, इसका अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो आपको अच्छी कमाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा जी आपका भी, और साथ ही डॉक्टर रविंद्र सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजे मसाला फसलों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, दर्शकों के सवालों को भी लिया। मुर्तज़ा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय होगा मोटे अनाज की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती पर भी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हेलो किसान यानी आज का एपिसोड भी आप दोबारा देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करें। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, अगले अंक में नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।